वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रियो कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। आप उस वीडियो के लिंक को आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एजेंडा 21 एंड रिसोर्स प्लानिंग। आप सभी को पता है एजेंडा 21 के इशू को भी रियो कॉन्फ्रेंस में स्ट्रांगली उठाया गया और इसके बहुत ही माइन्यूट पहलुओं पे डिस्कस किया गया। एजेंडा 21 का यहाँ पे मतलब क्या है कि 21st सेंचुरी के लिए किस किस प्रकार के एजेंडा को दुनिया के पहले अर्थ समिट 1992 में डिस्कस किया गया था। इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims, अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किन बातों पे फोकस किया गया। It aims at achieving global सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है जियो और जीने दो। डेवलपमेंट का एक ऐसा इको फ्रेंडली मॉडल जो प्रेजेंट जनरेशन के नीड को फुलफिल करने के साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी सेफ रखता है। तो यहाँ पे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट, किस इसमें किन एजेंडा पे डिस्कस किया गया, किन चीज़ों को रखा गया यहाँ पे। एनवायरमेंटल डैमेज, ग्लोबल एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे किन किन प्रकार के जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं लाइक एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, और इन सभी चैलेंजेस को एक ग्लोबल कॉपरेशन के साथ, एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर और म्यूचुअल नीड्स और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमें इन सभी चैलेंजेस को क्या करना है, फेस करना है और इनसे अपने आप को बाहर निकलना है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट every local government should draw its own लोकल एजेंडा। अब एजेंडा 21 में लोकल गवर्नमेंट को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो ग्राम सभा की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, शहर के अगर हम लोग लोकल पंचायत की बात करें, शहरी एरिया के अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, ग्रामीण एरिया के लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पे या अपने स्तर से एजेंडा 21 के वेरियस इश्यूज को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी दी गई। एजेंडा 21 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन देता है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। आपको वैश्विक तौर पे चिंतन करना है, वैश्विक तौर पे आपको सोचना है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको आसपास के स्थानीय वातावरण, आपको आसपास के कॉन्टेक्स्ट से करनी है। अगले डिस्कशन में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है रिसोर्स प्लानिंग। अगर आप लोगों ने रियो कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा और ध्यान दिया होगा तो कहीं ना कहीं रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ही है कि हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों करनी होती है। अगर हमारे पास रिसोर्स है, रिसोर्सेज अगर नेचर का फ्री गिफ्ट है, तो उससे सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन को ही देखे जाने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स को भी उससे को रिलेट किए जाने की जरूरत है। तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें किसी भी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना, उसके लिए जो हम एक ड्राफ्टिंग करके, उसके लिए जो हम एक स्ट्रेटजी ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम उसे ही प्लानिंग कहते हैं। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में रिसोर्सेज की बहुत बड़े पैमाने पे डाइवर्सिटी दिखती है। देयर आर रीजन्स विच आर rich in certain types of resources but are deficient in some other types of resources। इंडिया में बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन बहुत ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अगर आप इन ईस्टर्न इंडिया के पार्ट्स को देखें तो यहाँ पे हमें मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में कोल का बहुत ही रिच डिपॉजिट हमें मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें नॉर्थ ईस्ट में
तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत एबंडेंस ऑफ वाटर दिखता है, लेकिन हमें वहाँ पे उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट या उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे। अगर आप देखें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के एनॉर्मस पोटेंशियल हैं, लेकिन राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो थार डेजर्ट है, वहाँ पे वाटर का भी हमें एक्यूट शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि इंडिया में बहुत ऐसे एरियाज हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिसोर्सेज में हमें एबंडेंसी दिखाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिसोर्सेज में वहाँ पे हमें लैगिंग भी दिखती है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water. आप सभी को पता है बच्चे कि इंडिया में सबसे एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। इंडिया का सबसे ड्राइस्ट पार्ट ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में जो लद्दाख में दिखता है, और लद्दाख इंडिया का एक कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन वहाँ पे कल्चर के मामले में बात करें, संस्कृति की बात करें, वहाँ के स्पेसिफिक कल्चर की बात करें, उस चीज़ के मामले में वो बहुत रिच है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी दिखती है। इसी के साथ साथ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस चीज़ के मामले में भी लद्दाख हमें थोड़ा सा लैक बिहाइंड दिखता है हमें यहाँ पे। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इन सभी डिस्कशन से या रिसोर्स प्लानिंग में अभी जो हमने बातें यहाँ पे डिस्कस की, उनसे क्या पता चल रहा है कि स्पेसिफिक एरिया में रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन उसी एरिया में कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज की कमी है। तो इस कमी के साथ साथ जो वहाँ पे एबंडेंस दिखता है, तो हमें दोनों को एक ओवरऑल तरीके से देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि उस प्रॉपर एरिया को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए हमें रिसोर्सेज की अच्छे से क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रिसोर्स प्लानिंग का एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग में नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल, इन सभी लेवल को कहीं ना कहीं बैलेंस किए जाने की जरूरत है। चाहे वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो, स्टेट के इंटरेस्ट हो, रीजनल इंटरेस्ट हो, लोकल इंटरेस्ट हो। तो रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस से नेशनल, स्टेट, पर्टिकुलर रीजन और उसके पर्टिकुलर लोकेलिटी को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किए जाने की जरूरत है। अगर आगे देखें इसमें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और यहाँ से एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो इस पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान देना है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, और इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, आपको ब्रीफिंग करना, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको देखना। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। अब देखिए पहला स्टेप क्या कि आपको रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और इसकी इन्वेंटरी तैयार करनी है। उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको सर्वे करना होगा, मैपिंग करनी होगी, रिसोर्सेज की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होगा, किस क्वालिटी का है उसको जानना पड़ेगा। द सेकेंड स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडो विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब आपने आइडेंटिफाई करके जो रिसोर्सेज को आपने निकाला, उसके बारे में आपने उसको जाना कि कितने रिसोर्सेज आपके पास है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है। उसके बाद हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और किस टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार का स्किल और किस प्रकार का इंस्टीट्यूशनल सेटअप उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए चाहिए। ये रिसोर्स प्लानिंग का सेकेंड स्टेप है। एंड द थर्ड स्टेप इज मैचिंग द रिसोर्सेज या रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। पहले हमने क्या किया, रिसोर्सेज को सर्वे के द्वारा, मैप के द्वारा, क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को निकाला, फिर हमने प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप के द्वारा हमने उसे डेवलप किया, और फिर डेवलप करने के बाद हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि रिसोर्सेज के द्वारा हमारी किस किस प्रकार की डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है, और नेशन के लेवल पे किस किस प्रकार के डिमांड या किस किस प्रकार के डेवलपमेंटल प्लान्स हमें दिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्स
रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को हम लोग ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ मैच करते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को मैनेज या उसको अरेंज कर पाए हैं या नहीं। इंडिया हैज़ मेड concentrate efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। अगर 47 के बाद अगर हम लोग देखें तो 5-year प्लान के द्वारा इंडिया के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया और उसी में सबसे पहली बार 1951 से फर्स्ट 5-year प्लान की शुरुआत हो रही है और इसी 5-year प्लान के तहत हम लोगों ने 5 साल में हमें किस किस प्रकार का डेवलपमेंट प्लानिंग के थ्रू किया जाने की जरूरत है, हमने उसके लिए एक दिशा निर्देश बनाना शुरू किया था। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। जब हम लोगों ने रिसोर्सेज के चैप्टर में अपने पहले वीडियो में क्या देखा था कि रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन इज नेचुरल सेटअप, देन टेक्नोलॉजी एंड देन इंस्टीट्यूशन, और यहीं पे ह्यूमन बींग्स इन तीनों का यूज़ करके जिसमें एक प्रकार का इंटर रिलेशन नेचर पाया जाता है, हम किसी भी रिसोर्स को अपने लिए एक मीनिंगफुल रिसोर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और आप लोगों ने पहले की वीडियो में ये भी पढ़ा कि रिसोर्सेज के रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हमारे नेचर में होती है, लेकिन इंसान प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप का यूज़ करके उसे अपने लिए ज़्यादा बेहतर सोफिस्टिकेटेड मीनिंगफुल रिसोर्सेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन किसी रीजन में सिर्फ रिसोर्सेज के मिलने मात्र से ही उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप भी उस रिसोर्स को किसी मीनिंगफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ corresponding चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल में हिंडर डेवलपमेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के मामले में रिच हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो वैसी टेक्नोलॉजी है ना ही वैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। सो वो सारे एरिया हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के रूप में हम उसे डिमार्केट किए हुए हम उसे जनरली देखते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चरली एज वेल एज टेक्नोलॉजी वो बहुत मामले में इन दोनों चीज़ों के मामले में हमें ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड या ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट की स्थिति में हमें देखते हैं। आप सभी को पता है, आप लोग इतिहास के भी स्टूडेंट्स हैं बच्चे, आप लोग इतिहास भी क्लास 9 में पढ़े हैं, 10 में पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो इंडिया एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत 190 साल तक उसके कॉलोनियल पावर में रहा है और कॉलोनियल रिजाइम ने भी इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. जितने भी यूरोपियन पावर की बात करें, चाहे पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डेनिश, ये सारे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया की बात करें या साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वहाँ पे वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए ही वो आए थे। और धीरे धीरे उनका प्राइमा फेसिया मोटो क्या था, ट्रेडिंग करना। और धीरे धीरे करके ट्रेडिंग के बहाने उन्होंने अपने अंपायर को वहाँ पे स्प्रेड किया या बढ़ा लिया, वहाँ पे आप कह सकते हो। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। किसी भी एरिया में पाए जाने वाले रिसोर्सेज के आधार पर सिर्फ उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जब तक कि उस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ साथ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होगा, तब तक उस एरिया का डेवलपमेंट रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के बावजूद भी नहीं हो सकता है। इन इंडिया डेवलपमेंट in general and resource development in particular doesn't only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people। अगर इंडिया के लेवल पे देखें, डेवलपमेंट के लेवल पे और रिसोर्स डेवलपमेंट के लेवल पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो बहुत सारी चीज़ों
से एक पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट वन है वहाँ पे किस प्रकार की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उस एरिया में रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कितना क्वालिटेटिव है, कितना क्वालिटी रखता है एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, एक्सेस तक रिसोर्सेस उसकी है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहाँ के लोगों का अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपना अनुभव कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एरिया को इकोनॉमिकली डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं जिसपे सबसे ज़्यादा जोर रियो 1992 और उसी के तहत एजेंडा 21 का नारा हमें देता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हम क्यों करते हैं। जब हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। एक बार यूज होने के बाद, एक बार ख़त्म होने के बाद उसे बनने में इतना लंबा समय लगता है कि वह हमारे लिए अवेलेबल उतना जल्दी खत्म होने के बाद नहीं हो पाता है। सो इसीलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना जरूरी है, जिससे रिसोर्सेज का डिप्लीशन रुक सके, हमारे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन रुक सके। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए भी जरूरी है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को ही सिर्फ हम ना देखें, हम फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी हमें देखे जाने की जरूरत है। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे, कि हमें अपने एनवायरमेंटल बैलेंस के साथ साथ जो भी हमारे सोसाइटी में ओवर यूटिलाइजेशन के कारण, रिसोर्सेज के कुछ हाथों में कंसंट्रेशन के कारण जिस भी प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा हुई है, उसको भी हम लोग कंजर्विंग रिसोर्सेज के द्वारा या रिसोर्स कंजर्वेशन के द्वारा हम उसे कम कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट irrational consumption and overutilization of resource may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various level is important. यहाँ पे सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्स कंजर्वेशन आज की एक इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, आज की एक आवश्यक ज़रूरत है, क्यों? तो इस सवाल का जवाब आप इस पैरा में देख सकते हैं। अगले अगर डिस्कशन में देखें, अगली बातों में देखें अगर हम तो, और इसी को लेके गांधी जी की बातों को हम यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने क्या कहा था कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ने भी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को लेके बहुत बड़ी बात की। वो क्या बोलते हैं कि जरूरतों के लिए जगह है, हर किसी की जरूरतों को यहाँ पे पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की लालच को यहाँ पे पूरा किया नहीं जा सकता। हर किसी की जरूरत को हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच को हम यहाँ पे एड्रेस नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, गांधी जी की इस आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट में या इस आप बोल सकते हैं लाइन में कहीं ना कहीं भविष्य के लिए उनका एक रिसोर्स कंजर्वेशन का उनका एक विजन दिखता है, उनका एक दृष्टिकोण हमें दिखता है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। वो क्या देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण वो वर्तमान मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कुछ इंडिविजुअल्स के सेल्फिशनेस को देखते हैं कि अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए नेचर को खराब करना, इसके पीछे वो सबसे बड़ा कारण वो देखते। और इसी ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स डिप्लीशन को का एक बहुत बड़ा कारण ग्लोबल पीस के खराब होने से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड wanted to replace it with the production by the masses। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कही जा रही है। क्या कही जा रही है? He was against the mass production and wanted to replace it with the production by the masses। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक बात डिस्कस करी थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कि कुछ रिसोर्सेज का, कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज का कुछ लोगों के हाथ में होना और बहुत सारे लोगों के हाथ में कुछ रिसोर्सेज का होना। तो वो क्या बोलते हैं, गांधी जी क्या बोलते हैं कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि मास लोगों के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन या रिसोर्सेज का प्रोडक्शन या रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा उनका जोर किस बात की ओर है कि रिसोर्सेज का कॉन्सेंट्रेशन या बहुत सारे रिसोर्सेज का कॉन्सेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में ना हो। यहाँ पे रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर गांधी जी विशेष जोर दे रहे हैं।
अब देखिए इसी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके इस लाइन में या इन लाइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही है। इन बातों को आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में सबसे पहला प्रयास किया गया या रिसोर्स प्लानिंग को की एडवोकेसी की गई, और वहीं पे इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, हम उसी को कहते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा दिया गया था। लिमिट्स टू ग्रोथ का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि ग्रो करने की एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड भी अगर आप ग्रो करेंगे तो उसे हम हेल्दी ग्रोथ नहीं कहेंगे। वो ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज करने की कीमत पे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को कॉम्प्रोमाइज करने की कीमत पे होगा। कहने का मतलब है वो ग्रोथ इको फ्रेंडली ग्रोथ नहीं होगा, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आपको ग्रोथ को लिमिट करने की जरूरत है और उसे वर्तमान नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस के नीड को भी देखे जाने की जरूरत है। इसी के तहत ही इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। 1974 में शुमाकर ने एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और इसमें भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, रिसोर्स प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को उजागर किया गया, रखा गया, डिस्क्राइब किया गया। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987। 1987 में रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आया। जो ब्रंटलैंड थे वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के मेंटोरशिप में एक कमीशन बना, और उस कमीशन ने एक रिपोर्ट 1987 में दिया, और इसी ब्रंटलैंड कमीशन ने ही सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को क्वाइन किया। सस्टेनेबल या धारणीय या सतत विकास नामक शब्दावली का सबसे पहली बार प्रयोग किया, और इसी के तहत यह बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन का एक माध्यम बताया, विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। तो ब्रंटलैंड कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाला, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। और ब्रंटलैंड कमीशन ने ही सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को कॉइन किया, और इसी के बाद, इसी 1987 की रिपोर्टिंग के बाद 5 साल के बाद 1992 में अर्थ का पहला अर्थ समिट 1992 में ब्राज़ील के रियो शहर में हो रहा है, जिसमें ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21 लाइक और भी अदर मैसेज को एक ग्लोबल लेवल पे क्या किया, स्प्रेड किया गया, ग्लोबल लेवल पे रखा गया, ताकि हम अपने अर्थ के लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हुए हम अपने अर्थ को बेहतर तरीके से संभाल के रख सकें, और उसके हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करते हुए हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के मैसेज को स्प्रेड कर सकें। इस वीडियो में इतनी ही बातें हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल।